हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज के इस नए लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग कई सारी चीज़ें जानने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। हमने लास्ट क्लास में डाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा और आज के इस टॉपिक में हमने वैसे रेस्पिरेशन का एक डेफिनेशन जान ली थी। अब इस लेक्चर में हम लोग कौन सी चीज़ें जानने वाले हैं वो मैं बता दूं। रेस्पिरेशन, उसके बाद हम प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसा है, ये सब हम देखेंगे और फिर ये लेक्चर ख़त्म होगा। बिफोर दिस लेक्चर स्टार्ट्स, मैं सभी को कहना चाहूँगा, जो लोग पहली बार आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम, सब्सक्राइब कर दो। और जो पुराने यार दोस्त हैं, मित्र हैं, जो रेडिट से वगैरह आए हुए हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सब सेशन को लाइक कर दो और चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। या मैं माइक थोड़ा सा फ्री कर लेता हूँ ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच रहे। फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई बात नहीं है वैसे। मैं ये माइक फ्री कर लेता हूँ ताकि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी रहे ऐसे बोलने में, एक्शन करने में। तो वेलकम टू विन साइंस वंस अगेन। अब हम डाइजेशन के बारे में हमने क्या क्या जान लिया था वो पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद ये शुरू करते हैं। डाइजेशन के बारे में जान लिया था कि डाइजेशन किस तरीके से ह्यूमंस में होती है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस जान लिया था। सबसे पहले माउथ में आ जाता है, माउथ के बाद ईसोफेगस, OESOPHAGOUS मतलब फूड पाइप। उसके बाद स्टमक में आ जाता है, स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद वो जाता है एनस से बाहर, मतलब उसके बाद रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस में, और उससे बाहर चला जाता है एनस। तो हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या सिक्रेट होता है, जो ग्लैंड सिक्रेट करती है। माउथ में होता है सलाइवा से सलाइवरी अमाइलेज। चलो अब आगे बताओ, स्टमक से क्या आता है? पेप्सिन, HCl, और क्या आता है? म्यूकस। स्मॉल इंटेस्टाइन से 3 से 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। अब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो है बाइल आता है, और आ जाता है हमारा पैनक्रिया का सिक्रीशन, PAN, पैनक्रियाज का सिक्रीशन। तो पैनक्रियाज के सिक्रीशन में 2 चीज़ें हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पैनक्रियाज से क्या क्या आता है। पैनक्रियाज से आता है पहली बात ट्रिप्सिन, और दूसरा आता है क्या? लाइपेज। तो ट्रिप्सिन काम करता है प्रोटीन्स पे और लाइपेज काम करता है फैट्स पे। बाइल काम करता है फैट्स के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने में। लार्ज इंटेस्टाइन में वैसे कुछ सीक्रेट नहीं होता, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है क्या? इंटेस्टाइनल जूस। जो इन पैनक्रियाज और बाइल के सिक्रीशंस ने जिस खाने को बहुत छोटा किया है, उसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है इंटेस्टाइनल जूस। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स में कन्वर्ट कर देगा, या फिर स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट कर देगा, और फैट्स को ग्लिसराइड्स में, और फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटा छोटा कर देगा, और एब्सॉर्प्शन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने ये जाना था। स्टमक में होती है चर्निंग, और HCl भी प्रोड्यूस होता है। HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, बैक्टीरियाज को मारता है। बस ये जाना था हमने। लार्ज इंटेस्टाइन में बस एब्जॉर्प्शन होता है एक्सेस वाटर का। रेक्टम से खाना एनस में जाता है, एनस से खाना बाहर जाता है। हमने ये डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अब हमारा मेनली फोकस चलने वाला है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आता है। अब फूड, ऑक्सीजन जो बेसिक नीड्स है, उसमें से फूड का तो हमने जान लिया, अब ऑक्सीजन का जानेंगे कि भाई हवा आती कहाँ से है। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट section. The food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life processes. तो खाने का यूज़ इनडायरेक्टली एनर्जी बनाने में, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में हो जाता है। अब आगे, diverse organisms do this different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं
एक समझो ये ग्लूकोज है, तो ये ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे एनर्जी में, तो एनर्जी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और भी कई सारे पाथवेज में ऑक्सीजन का यूज़ हमारे बॉडी में आता है, और कई सारे और भी पाथवेज है जिनमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं आता, और वो भी हमारी बॉडी कई हद तक कर लेती है। In all cases, the first step is breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into 3 carbon molecule called as pyruvate. अब ये चीज़ क्या है सर, आपने ये क्या बता दिया? तो देखो ग्लूकोज जो होता है ना, तो वो होता है कुछ इस तरीके के 6 कार्बन का रिंग। तो इसको तोड़ के हमें 3 कार्बन वाला एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, और 3 कार्बन वाला एक, चलो ये 3 कार्बन और 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। ये हो गई 6 कार्बन का स्ट्रक्चर। तो हमें ये प्रोसेस मिल जाती है, और ये प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सेल का जो लिक्विड होता है, लिक्विड तो ये समझो सेल का सेल वॉल, तो ये अंदर का जो लिक्विड होता है ना, उसे हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ होती है। फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन। तो आगे जाके ये जो पायरुवेट है उसका कन्वर्जन किया जा सकता है आगे जाके तो आगे जाके ये जो पायरुवेट है, ये 3 कार्बन के, तो अब 6 कार्बन डायरेक्टली हमारी बॉडी नहीं ले सकती, लेकिन 3 कार्बन तो हमारी बॉडी इजीली ले सकती है। तो इनका आगे जाके कन्वर्जन कई सारी चीज़ों में होता है, जैसे इथेनॉल, ETH, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी हो सकता है, या फिर एनर्जी में डायरेक्टली हो सकता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब एब्सेंस होगा ऑक्सीजन का, तो तब आप लोगों को ये इथेनॉल प्लस CO2 दिख जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे O2 का यूज़ नहीं दिख रहा। दिस इज़ कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें हवा का यूज़ ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का यूज़ ही नहीं है, एनएरोबिक। एरोबिक मतलब जिसमें हवा का यूज़ हो, एनएरोबिक मतलब जिसमें हवा का यूज़ नहीं होता। तो वो हमें यहाँ पे ईस्ट्स में, मतलब फंगस में देखने को मिल जाता है, और इसी वजह से आप लोगों को ब्रेड फूलता हुआ दिख जाता है, देखो इस वजह से। और इथेनॉल से टेस्ट बढ़ जाता है ब्रेड का। तो कुछ ये आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो हमने पायरुवेट्स के बारे में जाना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? जिसमें हवा का यूज़ नहीं होता, या फिर जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, उसे एनएरोबिक कहा जाता है। एरोबिक मतलब हवा वाला। तो एनएरोबिक मतलब जिसमें हवा का यूज़ नहीं हो रहा, वो वाला जो रेस्पिरेशन होगा उसे हम एनएरोबिक कहेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट्स यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे सेल के अंदर ना, हमारा अगर सेल आप लोगों ने ठीक से पढ़ लिया है तो आप लोगों को पता होगा, सेल के अंदर कुछ इस तरीके का एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहाँ पे पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, मतलब 3 कार्बन का ब्रेकडाउन होता है, और इसमें ही एनर्जी बनती है। तो 3 कार्बन का जब ब्रेकडाउन होगा तो CO2 भी प्रोड्यूस होगा और एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। दिस इज़ वाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये रीज़न है। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 3 कार्बन से मिलेगा हमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलेगा। Since this process takes place in the presence of air या फिर ऑक्सीजन, it is called as aerobic respiration। और इसमें पानी भी बनता है, ओके। एक साइड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, हम पानी भी ले सकते हैं इसमें। The release of energy in this aerobic process is a lot greater than anaerobic process। तो देखो एनएरोबिक का जितना भी एनर्जी मिलेगा हमें, उससे कहीं ज़्यादा हमें मिलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, बिकॉज एरोबिक में जो है ज़्यादा नंबर ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, अनदर पाथवे for breakdown of pyruvate is taken. Here pyruvate is converted into lactic acid, which is also 3 carbon molecule. This build up of lactic acid in our muscles sudden activity causes cramps। तो जिम वालों को पता होगा या फिर एथलीट्स को पता होगा, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, किसी दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, तो आप लोगों को आ जाते हैं। और क्रैम्प्स तब भी आते हैं जब आपके जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गई, तो तब। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। तो
क्या होता है, पायरुवेट जो होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में जो ऑक्सीजन होती है तो वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब ऑक्सीजन बचती ही नहीं है कि मसल काम करे, लेकिन मसल को काम करना होता है। समझ लो आप बहुत लंबी मैराथन दौड़ रहे हो, तो तब क्या होता है कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन हो जाता है ख़त्म, तो तब एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स कर नहीं पाती। तो एरोबिक ना सही तो ठीक है, हमारी मसल्स सोच लेती है कि चलो एरोबिक से हम शिफ्ट मार लेते हैं एनएरोबिक पर। तो पहले कर रही थी एरोबिक, अब करेगी ANAERO, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या करेगी, पायरुवेट मॉलिक्यूल का बना देगी वो लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होगा। और ये मसल के अंदर जब लैक्टिक एसिड स्टोर होता है तो क्या होता है, हमें आ जाते हैं क्रैम्प्स। तो बस ये कहना था। तो लैक्टिक एसिड इस तरीके से काम करता है और पायरुवेट कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस आप लोगों को एक फ्लो चार्ट के टाइप से बता दूंगा। तो पहले ग्लूकोज का क्या होता है, पायरुवेट में कन्वर्जन होता है, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल का 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। जब ऑक्सीजन का एब्सेंस हो, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ऐसे 3 फिनोमिनन्स या फिर 3 कंडीशंस में हम जानेंगे कि क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे ईस्ट में या फिर ब्रेड में, मतलब जब ईस्ट आप ब्रेड में डालोगे तो जब ईस्ट रिप्रोड्यूस करेगा और रिस्पिरेशन चालू करेगा तो तब इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है। उसके बाद जब आपने बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट कर लिया, अब इथेनॉल का इथ मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा, ETH मतलब ETH मतलब 2 कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड, उसे इथ नाम का प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो वो हो गया इथ। अब देखो, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है, जब आपने बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट कर लिया तो तब लैक होती है ऑक्सीजन की। लैक मतलब बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होता है। तब हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, तो हमारी बॉडी उस पायरुवेट को बना देती है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है और एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती है। अब जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जब बहुत मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कि मैं अभी इस पोजीशन पे हूँ तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो तब मेरी बॉडी करती है कौन सा वाला, नॉर्मल वाला रेस्पिरेशन। तो तब नॉर्मल वाला रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को नाक से जब आप सांस छोड़ते हो तो वो वाली होती है, और वाटर भी प्रोड्यूस होता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये रेस्पिरेशन का यूज़ क्या है, एनर्जी बनाने के लिए। तो रेस्पिरेशन से ही हमें एनर्जी आती है। आखिरकार हमें क्या करना है, ग्लूकोज से एनर्जी ही प्राप्त करनी है, और ये सारे बाय प्रोडक्ट्स है वैसे देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये ब्रेक डाउन का प्रोसेस समझ में आना चाहिए। तो चलो हम एक छोटी सी समरी ले लेते हैं, जिनको पता चला तो वो लोग ठीक से आंसर कर पाएंगे, और जिन्हें नहीं पता चला उनके लिए फिर से है ये। ग्लूकोज ब्रेक डाउन पढ़ रहे थे हम। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ग्लूकोज ब्रेक डाउन ज़रूरी किस लिए है, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। ओके, दिस इज़ मतलब अगर आप लोगों को ये पता ही नहीं है तो मैं ये बता देना चाहूँगा, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। अब ये रेस्पिरेशन का मतलब यूज़ एक है कि एनर्जी मिल सके, दूसरा कि हम उस एनर्जी को लेकर बाकी के काम कर सकें। अब ये रेस्पिरेशन होती कहाँ पे है, तो ये रेस्पिरेशन हमारे सेल के अंदर होती है, सेल के अंदर होती है। ओके, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन करना किस तरीके से है वो हम जान लेंगे। ग्लूकोज का पहले बनेगा 3 कार्बन वाला पायरुवेट। एक मिनट में स्पेलिंग देख लूँ, PYRU पायरुवेट, PYRUVATE। तो अब हमारे पास ये 3 कार्बन वाला पायरुवेट बन चुका है। अब ये ग्लूकोज तो था 6 कार्बन वाला, अब ये 3 कार्बन वाला पायरुवेट हमें मिल चुका है। अब इस 3 पायरुवेट का माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया में 3 टाइप से यूज़ होता है, एक एरोबिक, दूसरा एनेरोबिक, 2 ही टाइप से, सॉरी। अब ये एनेरोबिक में भी 2, एक है कि जब एब्सेंस है और दूसरा है जब लैक है। अब देखो, एरोबिक नॉर्मली होता है, अब ये एब्सेंस होता है ईस्ट में। अब आप लोगों को ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स याद रखनी चाहिए, और ये होता है जब आप वर्कआउट करोगे तब। अब जब नॉर्मल आता है तो तब हमारे पास क्या मिलता है, तो 3 कार्बन से हमें मिल जाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। उसके बाद चलो ये हमने समझ लिया। अब उसके बाद हम एब्सेंस को रेड कलर से मार्क कर देते हैं, तो रेड कलर से 3 कार्बन वाला स्प्लिट होके क्या बन जाता है, इथेनॉल प्लस क्या बन जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, CO2 प्लस एनर्जी बन जाती है। और जब लैक होता है तो ये लैक वाला साइड पे ले लेते हैं, चलो ग्रीन कलर से वहाँ पे है, तो लैक का क्या होता है, तो 3 कार्बन से बन जाता है, क्या आप मुझे बताओ, चलो 3 कार्बन से लैक जब होता है तो तब क्या बनता है, लैक से लैक्टिक एसिड। चलो ये हमें एक ट्रिक पता चल गई। अब ये ट्रिक शायद मेरे ही चैनल पे, अकेले के चैनल पे है, तो हिट द सब्सक्राइब बटन। तो देखो, ये लैक से लैक्टिक एसिड आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर बोर्ड्स में अगर गलती से भी ये आ गया, वैसे ये आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो लैक से लैक्टिक एसिड आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हमें मिल जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब ये क्रैम्प्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे आ जाते हैं, आपने कभी, अगर आप कभी एथलीट रहे होंगे तो जो हमारे थाई होती है ना, थाई, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आ जाते हैं क्रैम्प्स। तो ये लैप, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, तो लैप पे आ जाते हैं क्रैम्प्स। तो ये लैक्टिक एसिड से क्रैम्प्स आ जाते हैं। बस ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे कि भाई एनेरोबिक और एरोबिक में क्या डिफरेंस है। एरोबिक में हवा का बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है और एनेरोबिक में हवा का बहुत कम अमाउंट होता है। दिस इज़ द बेसिक ऑफ रेस्पिरेशन। अब आप लोगों को इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ शायद ही कोई इस पूरे के पूरे टॉपिक में आ जाए। अब आप लोगों को बस आगे जाके ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, बस वही है। अब देखो, दिस इज़ द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब ये वो वाला हार्ट नहीं, चलो दिस इज़ द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप लोगों को बेसिक जो नया वाला पढ़ना है तो वो तो समझ में आ गया। अब हम जो एनर्जी मिली है, अब मुझे बताओ, चलो जो एनर्जी मिली है, जो आप लोगों के पापा के पास पैसे आते हैं, तो वो पैसे किस अमाउंट में काउंट होते हैं, मुझे बताओ। चलो एनर्जी और पैसे। पैसे आपके पापा अगर इंडिया में जॉब कर रहे हैं तो रुपीज़ में, अगर इंडिया के बाहर जॉब कर रहे हैं तो डॉलर्स में या फिर येन में। और कौन कौन से, यूरोप का कौन सा करेंसी है, तो वो यूरोप में है। तो कुछ इस तरीके के जो है आपके पापा के पास करेंसीज होते हैं। वैसे हमारी बॉडी जो है ना, वो भी कुछ ना कुछ करेंसी से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कुछ करेंसीज में ही कम्युनिकेट करता है। और ये एनर्जी जो है वो एक करेंसी की तरह ही हमारी बॉडी में काम करती है। तो हमारी बॉडी ATP के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ये एनर्जी बनाती है। आप लोगों को मैं बता दूं ATP क्या है वो हम जानेंगे। The energy released during the cellular respiration is immediately used to synthesis molecule called as ATP। तो एनर्जी से सबसे पहले क्या बनेगा, ATP बन जाएगा, which is used to fuel other activities in the cell। तो ये ATP कहाँ जाएगा, तो ये ATP न्यूक्लियस में जाएगा, कुछ जाएगा गोल्गी बॉडी में, तो कुछ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो कुछ जाएगा सेल से बाहर भी, तो कुछ जाएगा वापस ग्लूकोज बनाने में। अगर प्लांट की सेल है तो वापस फोटोसिंथेसिस में भी ATP का यूज़ होगा। इन दिस प्रोसेस ATP इज़ ब्रोकन डाउन बाय गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये ATP कुछ इस तरीके से एनर्जी का पैकेट होता है और इसे जब तोड़ा जाता है तो हमें एनर्जी मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से है। विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन सेल। तो जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब जिनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एक्टिविटीज़ ईजीली हो सके, तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ है।
तो ये एटीपी क्या होता है उसके बारे में एक शॉर्ट नोट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऐसे यूजुअली वो बॉक्स वाली चीज़ें पढ़ के नहीं बताता, लेकिन ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। तो देखो, आप कैसे काउंट करोगे कि आप लोगों को पेट्रोल के लिए कितना पैसा गया, तो आप रुपीज़ में काउंट करोगे। उसी तरीके से कितने एनर्जी गई तो वो आप एटीपी में काउंट करोगे कि भाई इतने, एक चलो 38 एटीपीज़ चले गए, 3 एटीपीज़ का काम है, 2 एटीपीज़ का काम है, तो कुछ इस तरीके से आप मेजर करोगे। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखो एटीपी, तो ये एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट किस तरीके की, ये क्या किस चिड़िया का नाम है? तो देखो ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या, ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट के ग्रुप्स। तो ऐसा एडिनोसाइन, चलो हम एडिनोसाइन का पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बस मैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। तो चलो मान लो कि ये एक एडिनोसाइन है, तो 3 फॉस्फेट वाला एडिनोसाइन। तो देखो 1 2 3, 3 के साइड में ये 3 लगा देते हैं हम। चलो तो ये हो गया एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब हम एनर्जी का यूज़ करेंगे ना तो एक फॉस्फेट यहाँ से कम हो जाता है और ये कुछ इस तरीके से रह जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे? अब ट्राई में तो 3 होते हैं, जब 2 हो गए तो एडेनोसाइन डी फॉस्फेट या फिर डाइफॉस्फेट, तो ये हो जाता है एडीपी। जब आप वापस से एक पी लगा दोगे तो वो फिर से बन जाएगा क्या? पी लगा दोगे, ये पी, तो ये फिर से एटीपी बन जाएगा। अगर आपने ये निकाल दिया तो वापस एटीपी एडीपी बन जाएगा। फिर से आपने पी लगा दिया तो फिर से एटीपी बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो जब भी आप लोग एक एटीपी का यूज़ करोगे तो आप पी का जो बॉन्ड है एडीपी के साथ तो वो तोड़ रहे हो। तो कुछ इस तरीके से हमें एडीपी और एटीपी का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी। तो एक एडीपी लोगे आप, उसके साथ एक, चलो मैं आप लोगों को ये सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है जो मैं पॉसिबली दे सकता हूँ। ये देखो, ये एक ईयरफोन, ये दूसरा ईयरफोन। चलो मान लेते हैं कि ये एक पूरा का पूरा सॉकेट जो है ना, तो वो है एक एडीपी। जब आप लोगों को एनर्जी मिल जाएगा फ्री में, मतलब जब बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ना, तो एक पी यहाँ पे लग जाएगा और फिर ये एक एनर्जी का पैकेट बन जाएगा। तो ये सेल ये देगा, फिर दूसरा ऑर्गेनली जो यूज़ करेगा तो वो क्या करेगा, इसे निकालेगा और कुछ इस तरीके से एनर्जी का यूज़ करेगा और फिर ये वापस एडीपी भेज देगा। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में आके वापस से एक एटीपी नया बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। जब एटीपी बनता है तो बस ये हो जाता है, तो ये हो गया एक एटीपी। कुछ इस तरीके से है। आगे देखो आप लोग, ये रिएक्शन भी बहुत प्यारी सी रिएक्शन देख सकते हो। एडीपी प्लस फॉस्फेट और एनर्जी आपने लगा दी तो आप लोगों को एडीपी दिख जाएगा। ये देखो एडीपी और उसके साथ लगा हुआ एक पी, तो इज़ इक्वल टू एटीपी। मतलब एटीपी का कुछ इस तरीके से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये पी इज़ फॉस्फेट। Endothermic processes in the cell then use this ATP to drive the reaction। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये भूख की रिएक्शंस होती है। एंडोथर्मिक, एंडो मतलब अंदर लेने वाली, थर्मस मतलब एनर्जी, तो एनर्जी अंदर लेने वाली प्रोसेसेस को हम एंडोथर्मिक ले लेते हैं। तो इनको भूख होती है बहुत ज़्यादा, तो ये लोग ले लेते हैं ATPs को अंदर। When the terminal phosphate linkage of ATP is broken using water, the energy equivalent of 30 kilojoules per mole is released। तो आप लोगों को ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ध्यान में रखने की, लेकिन आप बस ये जान लो, जब एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है ना तो कुछ इतनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। कितनी? तो आप लोग ये देख सकते हो 30.5 किलोजूल पर मोल, इतनी एनर्जी बाहर निकल जाती है। Think how the battery can provide energy from many different kind of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical। तो similarly ATP is also used। तो देखो
जिस तरीके से एक सेल जो है, एक सेल घड़ी को भी पावर करता है, टीवी के रिमोट को भी पावर करता है, एसी के भी रिमोट को पावर करता है, गाड़ी के रिमोट को भी पावर करता है, गाड़ी के अंदर जो घड़ी होती है उसको भी एक सेल पावर कर सकता है। तो इसी तरीके से एटीपी जो है वो अलग अलग चीज़ों में, हमारी पूरी पूरी की पूरी बॉडी में अलग अलग चीज़ों को ये अलग अलग एक्टिविटीज़ में ये सपोर्ट करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एटीपी, ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। आप एटीपी को पैसे की तरह भी कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज जिस तरीके से पैसे भी कई सारे रिएक्शंस ड्रॉ करता है, उसी तरीके से एटीपी भी कई सारी रिएक्शंस में यूज़ में आ सकता है। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल, सब्सक्राइब कर दो। 18 मिनट्स इनटू द लेक्चर। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन्स। तो देखो, सिंस हम सभी लोग जो एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमें ना एक कंटिन्यूस ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए ही चाहिए। अगर सप्लाई नहीं होगा तो हम एरोबिक करेंगे, इवेंचुअली हम मर जाएंगे। We have seen that plants exchange through the stomata and the inner cellular spaces ensure that the cell is in contact with air। तो देखो, जब भी आप लोग, अब आप कहोगे सर चलो ठीक है सर, आपका मान लिया कि हाँ प्लांट्स भी ले लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन सर हर कोई सेल के किस तरीके से एक्सपोज होता है। तो देखो, लास्ट क्लास में ही हुआ है आप लोगों को, शायद 9th क्लास में भी हुआ है। लीफ का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ये बाहर की लेयर, जिन्होंने ये स्कूल में नहीं पढ़ा ठीक से, कोई नहीं, चलो आपका ये प्यारा सा चैनल सब कुछ कर देगा आप लोगों के लिए। तो ये हो गई टाइट वाली मेम्ब्रेन, उसके बाद जो है हवा वाली सेल्स, और उसके बाद फिर से एक स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ सेल्स, और यहाँ पे हो जाती है थोड़ी सी ओपनिंग, और यहाँ पे जो ओपनिंग होती है वहाँ पे आ जाती है ये गार्ड सेल्स। तो इस वजह से जो है ना, तो कुछ इस तरीके से एक लीफ भी होता है। तो जब हवा अंदर आती है ना, तो हवा इनके थ्रू यहाँ तक जा सकती है, और ऊपर से ही यहाँ पर भी डिफ्यूजन करके हवा आ सकती है। तो ऑलमोस्ट हर सेल जो लीफ का है तो वो एक्सपोज होता है अच्छी खासी हवा को। लेकिन अगर वैसा ही हमारी बॉडी में देखें तो इतना ज़्यादा डायरेक्टली डिफ्यूजन हो ही नहीं सकता। तो हमारे लिए डिफ्यूजन इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए हमारे पास लंग्स है, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स, अब ये जो डिफ्यूजन होता है ना इन लोगों में, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ से जहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन है उस तरफ हवा का मूवमेंट होगा। उसी तरीके से जब कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का सेल के अंदर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करेगा, और सेल के अंदर वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। बालकों, दिस इज़ व्हाट इज़ टोल्ड इन दिस होल टॉपिक। तो जब फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीजन हवा के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा सेल के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, तो वो अपने आप बाहर चला जाता है। उसी के अपोजिट जब प्लांट्स रात को CO2 ले रहे होते हैं, जब रात में जब प्रोसेसेस चालू होती है प्लांट के अंदर, तो तब क्या होता है, CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो प्लांट्स बाहर छोड़ देती है रात को CO2। बस यही कहना था इस पूरे के पूरे टॉपिक में। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स टू अपटेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर चलो, तो फिर एनिमल्स जो है ना, हर कोई एनिमल, तो उनके पास एक यूनिक तरह का सिस्टम है जिससे वो सांस ले सके और खुद के बॉडी में ऑक्सीजन की इंश्योरिटी कर सके। अब सिंस अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, द रेयर ब्रीदिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव टू, तो पानी के अंदर जो होते हैं, आप लोगों ने कभी मछली के बारे में सुना है, जो आप खाते हो मछली, वो भी। तो देखो, मछली जो है ना पानी के अंदर होती है। चलो हम शार्क ड्रॉ कर लेते हैं। शार्क कुछ इस तरीके की होती है शायद, है ना? हाँ, रुक जाओ। तो जो शार्क होती है या फिर कोई भी और मछली होती जो है, तो उनके अंदर जो है आप लोगों को दिख जाएगा कि भाई आजा मेरे राजा। तो उनके अंदर जो है आप लोगों को ह्यूमंस की तरह गिल्स नहीं दिख जाएंगे। तो उनके पास जो है एक स्पेशल स्किल होता है, हवा में भी, मतलब वो पानी में भी सांस ले सकते हैं। तो वो होता है क्योंकि उनके पास होती है गिल्स। अब ये गिल्स क्या करती है, गिल्स पानी में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है तो वो लेती है और उनसे ही उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन पानी में ऑक्सीजन का
डिज़ोल्व का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उनका ब्रीदिंग का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो मतलब उनको बार बार सांस लेना पड़ता है इन कंपैरिजन टू धरती पे जो एनिमल्स है उनसे। तो दिस इज़ व्हाट दिस होल पैराग्राफ टॉक्स अबाउट। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। तो हम लोग जैसे टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे रहने वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, जो हवा में ऑक्सीजन है उसी का यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। वेलकम टू विन साइंस ASMR। तो कुछ इस तरीके से हम सांस लेकर हमारा गुजारा कर लेते हैं। ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ये भी है, देखो फ्रॉग जो है ना, फ्रॉग इतना बेशरम प्राणी है, जब आप उसकी दोनों नाक बंद करोगे ना तो वो जॉ से, अपने लोअर जॉ से सांस लेगा। जब आप उसके लोअर जॉ को बंद करोगे ना तो वो स्किन से सांस लेगा। तो कुछ इस तरीके से बहुत इवॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़म्स होती है, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम ह्यूमन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। यह है गोलू प्रसाद और ये है इनकी नाक, ये इनका फेस, ये है इनकी नाक। तो यहाँ से इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू होती है, उसके बाद उनके लंग्स आते हैं और लंग्स के बाद यहाँ पे उनका एक हार्ट भी आ जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, ये इनके ऐसे लंग्स आ जाते हैं और लंग्स के बाद आप लोग देख पाओगे तो कुछ इस तरीके से है हमारे। चलो, नाम भी मैं भूल गया, इसका नाम हम रामू नहीं, चलो शामू राम। तो कुछ इस तरीके से होती है हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चैप्टर ख़त्म हो गया, बाय बाय, रुक जाओ। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface, this surface is very fine and delicate. तो since, अब देखो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो डिफ्यूजन होना है ना ऑक्सीजन में हमारे बॉडी में, तो वो सेल्स के थ्रू होता है। एट द एंड ऑफ द डे सेल्स के थ्रू ही होता है और फिर वो ब्लड में चला जाता है। तो ये हो गया ब्लड, यहाँ से बह रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट चीज़ है और इससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, इसलिए वो लंग्स के अंदर होता है, बहुत डीप होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। इसलिए हमारे जो सेल्स है, इसलिए हमारे जो लंग्स है वो बहुत अंदर होते हैं। सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो इसलिए एक पैसेज भी बनाना चाहिए हमें, ताकि वो आराम से हवा को साफ कर करके अंदर तक चले। In addition, there is mechanism to move the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. तो एक ऐसा मैकेनिज़्म भी चाहिए हमारी बॉडी को। देखो नखरे, एक मैकेनिज़्म चाहिए जिसकी मदद से जो है हवा बाहर भी फेंकी जाए, हवा अंदर भी ली जाए। तो हमें मैकेनिज़्म चाहिए, एक सेपरेट पाइप चाहिए ताकि उस ऑर्गन तक जाए, और वो ऑर्गन बहुत ज़्यादा अंदर भी प्लेस्ड होना चाहिए ताकि वो डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया जा सके। इन ह्यूमन बींग्स, तो मानव में, जैसे मैं एक मानव हूँ, तो ह्यूमंस में एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मतलब ये, द एयर पासेस थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज़ फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। तो हेयर्स का एक पैसेज होता है, तो उसके अंदर सांस ली जाती है। द पैसेज इज़ ऑल्सो लाइन्ड बाय म्यूकस विच helps in this process. From here the air passes through the throat into the lungs. Rings of cartilage are present in the throat. तो गले में rings of cartilage present होती है. These ensure that the air passage does not collapse. देखो, इसको मैं बहुत ज़्यादा सिंपल करके आप लोगों को सीधा एक ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ। अब आप लोगों को कई सारी चीज़ें जो है अज्यूम कर लेनी है। ये एक आदमी का चेहरा है, ये उसके आंखें हैं। तो देखो, वो ऑर्गन कुछ यहाँ से स्टार्ट होते हैं और वो जाते हैं सीधा गले में। अब हम इसका गला भी ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। तो वो जाते हैं सीधा गले में। देखो, ये एक बहुत ज़्यादा हार्ड बोन होती है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों की ज़ुबान होती है। तो कुछ इस तरीके से ये अंदर तक ये पाइप चली जाती है, ओके। और ये, अब इसका ये होता है हमारा नॉस्ट्रिल,
और कार्टिलेज रिंग्स यहाँ पे होती हैं, देखो आप मेरी भी देख सकते हो यहाँ पे। तो ये कार्टिलेज रिंग्स कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन वो पूरी की पूरी गोल नहीं होती, बस उनको रिंग्स कहा जाता है कुछ रीज़न से। तो आप लोग इसका एक बहुत ज़्यादा रफ डायग्राम देख सकते हो, मेरा वाला अच्छा था लेकिन कोई नहीं। चलो, ये नेज़ल पैसेज हो गया, देखो ये नॉस्ट्रिल्स, फिर उसके बाद ये नेज़ल पैसेज, तो आप लोग नेज़ल पैसेज देख सकते हो। ये माउथ कैविटी, ये फेरिंग्स, ये लैरिंग्स। हम हर किसी चीज़ का अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इसका क्या यूज़ है, उसका क्या यूज़ है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी फीलिंग आ जाए। तो देखो, नेज़ल पैसेज जो है वो नाक का एरिया है जहाँ पर हवा फ़िल्टर आउट होती है और फिर अंदर जाती है। माउथ कैविटी जो है वो माउथ की कैविटी है हमारे, वो भी कनेक्टेड होती है। फेरिंग्स, लैरिंग्स, अब ये फेरिंग्स ऊपर की तरफ होते हैं, वो भी कार्टिलेजिनस पार्ट है। और लैरिंग्स जो है ना, वो जिससे मेरी आवाज़ आ रही है वो वाला पार्ट यहाँ पे होता है। इट इज़ वेरी वेरी कार्टिलेजिनस थिंग। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है वो। जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया, उसके अंदर होती है कार्टिलेज रिंग्स। ये ट्रैकिया यहाँ से यहाँ तक होता है, और वो ट्रैकिया मतलब एक पाइप है, और ये कार्टिलेज रिंग्स आप लोगों को यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे दिख जाएंगी। उसके बाद अंदर आकर ये नेटवर्क लंग्स के थ्रू, लंग्स के अंदर मतलब फैल जाता है। तो ट्रैकिया के बाद आ जाते हैं ये ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स। मतलब ऐसे ट्री किस, आपने अगर ट्री को देख लिया, ट्री, तो वो ट्री किस तरीके से पहले एक स्टेम होता है, फिर ब्रांचेस, उसके बाद सब ब्रांचेस, और सब ब्रांचेस के बाद छोटी छोटी ट्विग्स में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद लीव्स आती है। तो कुछ इस तरीके से पहले, सबसे पहले ट्रैकिया आता है, उसके बाद जो है ब्रोंकाई आती है, फिर ब्रोंक्यूल्स आते हैं, उसके बाद आ जाते हैं अल्वियोलर सैक्स। अब ये अल्वियोलर सैक्स मतलब क्या? ऐसी सैक जिसके पास अल्वियोली है। अब ये अल्वियोली क्या है, सब पढ़ेंगे, रुक जाओ। अब ये तो आपने जान लिया कि अल्वियोलर सैक्स होते हैं। तो ये अल्वियोलर सैक देखो कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये कुछ ऐसे बैग्स की तरह नहीं दिख रहा, बहुत सारी बैग्स है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख जाएगा। और उस बैग का अगर आपने एक बैग पकड़ ली तो वो होती है एक अल्वियोली। तो वो अल्वियोली कुछ इस तरीके की दिख जाती है आप लोगों को बाहर से, कुछ एक पेड़ की तरह। लेकिन अगर आपने उसका अंदर वाला सेक्शन देख लिया तो वो खोखली होती है अंदर से, बस एक सेल की वो लेयर होती है। और उसके बाहर से जो है आप लोगों को वेंस दिख जाएंगी। कौन सी वाली? ब्लड वेंस, जी हाँ। तो वो ब्लड वेंस से यहाँ से ऐसे आप लोगों को ब्लड वेंस का नेटवर्क उसके ऊपर ग्रो होता हुआ दिख जाएगा। अब इसका यूज़ क्या है वो मैं बता दूँ आप लोगों को। चलो, हवा के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो ये हवा के लिए कलर है। तो जब ये हवा यहाँ से अंदर आ जाती है ना, तो ये एक सेल की ही लेयर है। देखो ये जो है ये, तो ये सेल की लेयर है। तो हवा इससे पास होती है, फिल्टर होके अंदर जाती है। अब देखो ये वेन है, उसके ऊपर ग्रो हो रही एक, मतलब उसके ऊपर एक वेन है। तो ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है, मतलब जो ऑक्सीजन अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना जो होता है, वो अल्वियोली के अंदर होता है। और एक बात, अल्वियोली बनी ही कुछ इस तरीके से होती है कि वो अंदर वाला जो सरफेस एरिया है लंग का, तो वो बढ़ा सके। अब ये सरफेस एरिया बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? ताकि बहुत ज़्यादा स्पेस मिले गैस को अंदर बाहर आने में। अब देखो लंग तो इतना सही होगा, लेकिन लंग के अंदर जो एरिया होगा वो कई बहुत सारे फीट, स्क्वायर फीट्स का होगा, या फिर बहुत सारे मीटर्स का होगा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा सा साइंटिफिक पार्ट्स पे आ जाएंगे। उससे पहले हम चलो ये भी लाइनिंग्स दो देख लेते हैं, लंग और रिब। चलो, रिब मतलब बाहर की हड्डी। रिब केज कभी सुना है? रिब केज। तो रिब केज जो होता है ना, तो वो बाहर के हड्डियों का पूरा जो ग्रुप है उसको रिब केज कहा जाता है, और एक हड्डी को हम कह देते हैं रिब। उसके बाद जो लंग है, तो वो लंग है मतलब जहाँ पे हवा जाती है अंदर। ये डायफ्राम है। अब ये डायफ्राम का मैं इम्पोर्टेंट समझा दूंगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो चेंबर होता है ना, मतलब आपके पेट के ऊपर तक, तो ये चेस्ट वाला जो चेंबर होता है ना, वो इस तरीके से बनाया जाता है ना कि आपकी ब्रीदिंग कभी ना रुके और अंदर प्रेशर भी मेंटेन हो। और ये लंग्स को मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि जब भी आप लोग एयर अंदर लो तो वो बाहर भी निकले और बाहर वाली एयर अंदर भी आ सके। तो ये डायफ्राम जो है ना, वो हमें ब्रीदिंग में काम आता है। जब आप सांस अंदर लेते हो तो वो कर्व हो जाता है,
जब आप सांस अंदर लेते हो तो वो कुछ इस तरीके से कर्व हो जाता है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो वो कुछ इस तरीके से बेल के शेप का बन जाता है। तो इसका ये इम्पोर्टेंस है। और ये डायफ्राम जो है ये एक मस्कुलर फ्लैप है जो कार्टिलेज से शायद नहीं बना होता, मसल से, कार्टिलेज से ऐसे बना होता है। तो अब हम जानेंगे कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी ने हमें पढ़ने को कही है। Within the cell, the passage divides into the smaller and smaller tubes, which finally terminate at balloon-like structures called as alveoli। तो ये बलून जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। और जो सिंगल होती है, अब देखो ये एक सिंगल हो गई तो इसको हम अल्वियोलस कहेंगे। अल्वियोलस अल्वियोली बहुत सिमिलर चीज़ें होती है। अल्वियोली प्रोवाइड द alveoli provide the surface where the exchange of gases can take place. The wall of alveoli contain extensive network of blood vessels, जो मैंने यहाँ पे बाहर दिखाया आप लोगों को। ये वाइट कलर का जो है ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल, as we have seen in earlier years that we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm। तो देखो जब आप सांस अंदर लोगे ना तो क्या होगा, When we breathe, we lift our ribs। तो हमारी रिब्स जो है वो बाहर इस तरीके से लिफ्ट हो जाती है। एंड फ्लैटन आर डायफ्राम, तो ये डायफ्राम जो है जब आप सांस अंदर लेते हो तो डायफ्राम कुछ ऐसा होता है तो वो ऐसा हो जाता है। डायफ्राम ऐसा होता है तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। एंड चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। तो हमारी चेस्ट अगर इतनी होगी तो वो कुछ इस तरीके से बन जाती है। बस यही कहना है इस लाइन का। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। अगर देखो मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर आपने किसी बलून को बस ऐसे स्ट्रेच कर दिया एक बलून को, मतलब पहले से वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन आपने ऐसे स्ट्रेच किया तो अपने आप उसके अंदर हवा भर जाती है। देखो आप लोगों को कुछ भी एफर्ट नहीं डालना पड़ता, अपने आप हवा अंदर भर जाती है। एक बार अगर आपकी बॉडी ने लंग की कैविटी को ऐसे बढ़ा दिया तो अपने आप हवा अंदर आ जाती है। और डायफ्राम इसी चीज़ में हेल्प करता है। डायफ्राम अपने आप आपकी लंग की कैविटी को बढ़ा देगा और अपने आप हवा अंदर पुश होगी। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू एंड लंग्स फिल and expand the alveoli. The blood brings carbon dioxide from rest of the body for release into alveoli। तो देखो ब्लड जो है, ब्लड का काम क्या है, तो वो अगर मेरे पैर के मसल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है तो वो लाता है लंग तक, और फिर लंग्स के बाद वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करके फिर वो चली जाती है तो जो है ब्लड जो है वो लेग्स से या फिर और सारे ऑर्गन्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाता है लंग्स तक। फिर लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, फिर ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के फिर से हार्ट में जाता है। तो और फिर जब ऑक्सीजन ले लेंगी ना एक बार हमारा ब्लड, तो फिर वो ब्लड और बाकी सारे ऑर्गन्स में जाता है ताकि वहाँ तक ऑक्सीजन दे सके। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड फॉर। तो देखो जब भी आप पूरी की पूरी सांस छोड़ोगे ना तो तब भी कुछ ना कुछ तो सांस अंदर बच जाएगी। अब ये बची हुई जो सांस है तो वो मतलब हमारे लंग्स में रहती है। अब वो क्यों रहती है, हमारे लंग्स में वो हवा रहती है ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना कर सके। दूसरी बात कि हमें टाइम मिले ताकि हम नेक्स्ट रेस्पिरेशन भी ठीक से कर पाए, तो फिर हमें सफिशिएंट टाइम मिलने के लिए वो होता है। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of body। तो जब बहुत बड़ा एनिमल होगा ना तो सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलता, तो तब हमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन चाहिए जो एक काम कर सके। तो instead respiratory pigments takes up oxygen from air in the lungs and carries it to tissues which are deficient in oxygen before releasing it। तो देखो अगर बहुत बड़ा एनिमल होगा जैसे मैं, या फिर कोई सांड हो गया, या फिर कोई हाथी हो गया, या फिर जैसे आप हो गए, तो आप लोग बहुत बड़े हो वैसे साइज़ में, तो
आपके बॉडी को एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की ज़रूरत होती है ताकि आपके हर मसल्स को ठीक से ऑक्सीजन दी जाए, हर बॉडी पार्ट को ठीक से ऑक्सीजन दी जाए। और देखो सिर्फ पानी में जो है ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, पिगमेंट डाल देते हैं, मतलब हमारी बॉडी। तो वो पिगमेंट क्या करता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेता है, फिर उसे छोड़ने का काम करता है। तो वो एक सिटी में बस का काम करता है। एक पिगमेंट आदमियों को यहाँ से लेगा, दूसरी जगह पे छोड़ देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, विच हैज़ वेरी हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन। तो इसको ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी है। एफिनिटी टू ऑक्सीजन मतलब क्या, ये ऑक्सीजन से प्यार करता है, बहुत एफिनिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसका मतलब क्या कि जब भी इसे ऑक्सीजन दिखेगा तो ये ऑक्सीजन को गले लगा लेगा और ऑक्सीजन को दूसरे ऑर्गन तक छोड़ के आ जाएगा। दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पिसिकल्स। अब ये कॉर्पिसिकल्स मतलब क्या, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो ये RBC रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो है ये पिगमेंट्स होते हैं। अब वो हम ड्रॉ करके समझ लेते हैं। देखो ये हो गई आपकी एक रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल अगर आपने ऐसे कट करके देखी तो वो कुछ इस तरीके से डोनट के शेप की होती है। और ये जो होता है हीमोग्लोबिन, तो ये यहाँ ऐसे चारों तरफ होता है। और इसका काम ही क्या है कि एक तो ये ऑक्सीजन को ऐसे लेगा उसके ऊपर और फिर उसे छोड़ कर आएगा। और एक दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर दैन ऑक्सीजन इज, हेंस इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो देखो ऑक्सीजन जो है ना, तो वो सेल पे बैठ के जाता है, सेल पे। और जो CO2 है ना, तो वो प्लाज्मा मतलब वाटर में सोल्यूबल होके, मतलब डिज़ोल्व होके जाता है हमारे बॉडी में, मतलब बॉडी से बाहर या फिर बॉडी से अंदर। अब आई होप आप लोगों को यहाँ तक का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर तो हम वैसे टॉपिक एंड कर रहे हैं, लेकिन एक रैपिड रिवीजन ले लेते हैं चलो, बिकॉज़ हमने ये थोड़ा सा लास्ट में पढ़ा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बेसिस पे हम फिर से एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो आई होप यू गाइज आर रेडी। नहीं होंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा सख्त टीचर बन जाता हूँ, सख्त टीचर। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हर एक मसल तक, हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन देने का काम करती है। तो वो किस तरीके से फंक्शन होती है, हम एक साइकिल समझ लेते हैं। देखो पहली बात तो हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, फिर साइकिल पर आ जाते हैं। तो हमारे पास लंग्स होती है। लंग्स का काम क्या है, तो लंग्स का काम है कि ऑक्सीजन हर ऑर्गन तक पहुंचाना और एक्सचेंज कराना, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज कराना। तो देखो लंग्स के अंदर किस तरीके से हवा किस तरीके से जाती है। देखो पहले नेज़ल पैसेज हमने वो जाना, नॉस्ट्रिल्स के बाद नॉस्ट्रिल, फिर नेज़ल पैसेज, उसके बाद हवा जाती है, देखो नेज़ल पैसेज, उसके बाद हवा जाती है फेरिंग्स, लैरिंग्स में, फेरिंग्स, उसके बाद जाती है लैरिंग्स, उसके बाद कहाँ पे जाती है, ट्रैकिया के बाद कहाँ पे, ट्रैकिया में क्या होते हैं मुझे बताओ चलो, कार्टिलेज रिंग्स, उसके बाद जाती है ब्रोंक्यूल्स तक, नहीं हाँ ट्रैकिया के बाद जाती है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ पे जाती है, सॉरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, पहले ब्रोंकाई में जाती है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद जाती है कहाँ पे, अल्वियोलर सैक में। अब ये अल्वियोलर सैक क्या होता है, अल्वियोलर सैक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोगों को कई सारे अल्वियोलिस जॉइन हुई दिख जाएंगी। तो अल्वियोलर सैक के बाद आ जाता है अल्वियोली। अब ये अल्वियोली क्या होता है हम समझ लेते हैं। अल्वियोली का एक ड्राइंग ड्रॉ करके देख लेते हैं किस तरीके से अल्वियोली होता है।
तो हम सबसे बाहर वाली लेयर को दिखाएंगे ग्रीन कलर से। चलो ग्रीन क्यों, ताकि हमें एक आइडिया आ जाए कि कौन सी लेयर कौन सी है। तो ये ग्रीन कलर की जो लेयर है तो वो आप समझ लो कि क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर, मतलब हवा से कांटेक्ट रखने वाली लेयर। उसके बाद आ जाती है एक ऐसी लेयर जो उसके ऊपर होती है। ये सारी सेल से बनी होती है वैसे, और कोई मटेरियल नहीं होता उसमें, बिकॉज़ हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेल से बनी होती है। उसके ऊपर जो है हमें दिख जाएंगी कई सारी रेड ब्लड सेल्स। तो वो रेड ब्लड मतलब सॉरी वेसल्स, ब्लड के वेसल्स दिख जाएंगी। तो वो वेसल्स हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं एकदम ऊपर ऊपर से। अब ये वेसल्स का काम क्या है, तो वो ब्लड की सप्लाई देखेंगी। तो यहाँ से आ रहा है ब्लड, यहाँ से ब्लड जा रहा है। अब देखो, अब हवा का पैटर्न हम वाइट कलर से ड्रॉ करेंगे। तो देखो हवा आएगी लंग्स से, मतलब लंग्स में ट्रैकिया से, ब्रोंकियोल से, यहाँ से आ जाएगी ऐसे ऐसे करके यहाँ तक। उसके बाद जो है यहाँ पर से होगा एक गैसियस एक्सचेंज, और वो जाएगी इस रेड कलर के इस वेन में या फिर आर्टरी में जाएंगी, और यहाँ पर होगा रियल गैसियस एक्सचेंज। इसे कहते हैं हम अल्वियोली, और इस एक्सचेंज को कहते हैं अल्वियोलर एक्सचेंज। और यहाँ पर से जो आगे जाएगा ब्लड तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जो आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ से CO2 बाहर आता है और O2 अंदर जाता है। दिस इज़ ऑल इट इज़। तो आप लोगों को बस ये मतलब ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि बस पानी से या फिर बस ऐसे ही मतलब कोई प्लाज्मा रन करेंगे हम इस वेन से तो काम नहीं चलेगा। हमारी ऑर्गन्स या फिर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने वाला कोई मैग्नेट चाहिए सेल के ऊपर। तो वो मैग्नेट का काम करता है पिगमेंट, और उस पिगमेंट का नाम हमारे बॉडी में है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करके खुद के ऊपर बिठा लेता है, और वो बस लेके निकल पड़ता है ऑर्गन्स की तरफ, वहाँ पे फिर से ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हैज़ एफिनिटी टुवर्ड्स व्हाट, आप बताओ चलो, एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का एक रफ सा स्ट्रक्चर मैं बता दूँ आप लोगों को। तो देखो कुछ इस तरीके से लिपटा 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 सा प्रोटीन होता है वो, और यहाँ पे उसके ऊपर ऑक्सीजन 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 ऐसे लगे होते हैं। तो एक के ऊपर 4 ऑक्सीजन्स लगेंगे, आप लोग बस जान लो। बस यही था रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पर्सनली, बिकॉज आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट सेशन में पढ़ाना है हार्ट, आपका दिल, जो दिल टूटा नहीं है, टूटा हुआ दिल। तो वो सब चीज़ें हम जानेंगे। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, जो कि मिली है, आप लोग क्लियरली देख सकते हो, इतना सब कुछ पढ़ा है हमने। तो हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई। बाय बाय, टेक केयर।